नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर टॉप पर। स्पेन के गैलिसिया स्थित इंडीटेक्स मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हुए शामिल। मध्य प्रदेश को हरित लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रेसेबल उत्पादन हब के रूप में किया प्रस्तुत। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा बने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधिपति। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने न्यायमूर्ति सचदेवा को मुख्य न्यायाधिपति की दिलाई शपथ। नरसिंहपुर सेंट्रल जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने तकनीकी कार्यशालाएं की गई शुरू। सिलाई, फैब्रिकेशन, कारपेंटिंग सहित विभिन्न कार्यों का दिया जा रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण। और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित। राज्य की नदियां उफान पर, कई बांधों के खोले गए गेट। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में सुपर स्वच्छ लीग में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश के इंदौर को अवार्ड मिला है। शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या कैटेगरी में रखा गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर भार्गव ने राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। साल 2021 से 2023 के बीच जो शहर टॉप 3 में रहे उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विभिन्न स्वच्छ शहरों को अवार्ड से सम्मानित किया। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में अहमदाबाद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने द्वितीय और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की उस श्रेणी में उत्कृष्ट स्वच्छता प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 विजेता शहरों को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा जबलपुर को विशेष श्रेणी एवं ग्वालियर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण केसर्स सेग्रीगेशन। इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता के क्षेत्रों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक है। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर है वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत ही उज्जवलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ये पूरा विश्व इसको देखेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के सम्मान समारोह में इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग सिटीज श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया जाना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस सफलता के लिए प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के नागरिकों, विशेषकर स्वच्छता कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों की घोषणा हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमेशा की तरह मध्य प्रदेश ने अलग अलग क्षेत्रों में फिर टॉप किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये एक अच्छा पूरे देश के अलग अलग राज्यों को मौका दिया है कि स्वच्छता के दायरे में हमारे अपने राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए दुनिया में भारत की पहचान बने। उस नाते से सभी राज्य सरकारें स्वच्छता के लिए अच्छा काम करें और उनकी हर साल प्रतिस्पर्धा और उनकी रैंकिंग बताएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमेशा की तरह फिर 10 लाख से अधिक शहरों की जो 7 बार से हमारा इंदौर शहर एक लीग बना करके जो 3 बार से ज्यादा पुरस्कार लाए, उनके अलग एक सुपर लीग बनी, उसमें वो टॉप पे इंदौर भी है। 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में उज्जैन भी है, उज्जैन इंदौर फिर टॉप पे है और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी भी टॉप पे आया है। इसी प्रकार से देश भर के सबसे स्वच्छ शहरों की इस साल की रैंकिंग में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है। उल्लेखनीय कि पिछली बार ये 5वें नंबर पे था, उसके पहले और पीछे था, लेकिन दूसरे नंबर पे भोपाल है और देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में नंबर 1 पे है। इसी के साथ जो 5 सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी बनाई है, उसमें भोपाल दूसरे नंबर पे तो जबलपुर 5वें नंबर पे। तो 5 सबसे स्वच्छ शहरों में जबलपुर की एक और श्रेणी है। ये देश का दूसरा श्रेष्ठ शहर सफाई मित्रों के नाते से भी सबसे सुरक्षित शहरों में जबलपुर आता है। इसके साथ हमारा 10 लाख से अधिक आबादी का 15 नंबर में से ग्वालियर भी 14वें नंबर पे आता है। 15 जो सबसे स्वच्छ शहर माने गए, इसमें ग्वालियर का नंबर भी आता है। इसी प्रकार से विविध प्रकार के अलग अलग श्रेणियों में हमारे सारे शहर आए। मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को, सभी महापौर, विधायक, मंत्री, सांसद सबको बधाई देना चाहूँगा। हमने स्वच्छता को एक अभियान मिशन की तरह अपनी सरकारों के बनने के साथ से लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद हमारे सभी मित्रों, सहयोग और सभी आम समाज की भावना के अनुसार देश में सबसे साफ राज्य की श्रेणी में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। मेरी अपनी ओर से बधाई। समाचारों फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का, हम जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छता सुपर लीग में देश भर में पहला स्थान हासिल कर अपनी बादशाहत कायम रखी है। दिल्ली से घोषणा होते ही शहर में जश्न का माहौल छा गया। नगर निगम मुख्यालय में मिठाई बांटी गई, फूल बरसाए गए और अधिकारी कर्मचारी डीजे की धुनों पर झूमते नजर आए। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने इसे इंदौर वासियों के स्वाभिमान की जीत बताया, जबकि कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद इंदौर वासियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सफाई मित्रों ने भी आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ जीत का उत्सव मनाया। ये सारे इंदौर वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है और जितनी भी हमारी स्वच्छता की टीम, हमारी पूरी नगर निगम की टीम ने बहुत मेहनत करी और हम चैंपियन ऑफ द चैंपियन बन के उभरे हैं। इसके लिए मैं सारे इंदौर वासियों के लिए, जो इसके सही मायने में हकदार है, उन सब के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सारे बहुत खुश हैं। हमारे पूरे नगर निगम की टीम, जितने हमारे अपर आयुक्त साहब खड़े हुए हैं, हमारे कमिश्नर सर हैं, कलेक्टर सर हैं,
कमिश्नर साहब हैं, सभी बहुत प्रसन्न हैं और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उनके सहयोग से इंदौर फिर से स्वच्छता में सिरमौर बना है 8वीं बार। निश्चित रूप से इस बार जो फॉर्मेट है वो ज़रूर थोड़ा अलग कर दिया गया है और पहले जैसा होता था रैंकिंग में जो शामिल होता था इंदौर, उसके बजाय इंदौर और जो अन्य बहुत अच्छा करने वाले शहर हैं उनको स्वच्छता लीग में रखा गया है और निश्चित रूप से इस पूरे जो स्वच्छता के आंदोलन है उनका वो शहर नेतृत्व करेंगे। और ये भी सही है कि जो स्वच्छता लीग का कॉन्सेप्ट है वो भी इसीलिए आया क्योंकि इंदौर लगातार 7 बार नंबर 1 था, इसीलिए ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रेरणा निश्चित रूप से इंदौर के माध्यम से ही मिली है। तो ये दिखाता है कि इंदौर पूरे देश भर में अभी भी नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगा। मेहनत का फल तो सभी को बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि लगातार कंटिन्यू हमारा शहर नंबर 1 आता रहे और इसी तरह साफ सफाई और स्वस्थ बना रहे। इसी वार्ड में हूँ मैं। सुबह 6 से तो 8 घंटे की शिफ्ट है और 8वीं बार नंबर 1 है। मेरा पीर गली है, अर्पण अस्पताल के उधर राजवाड़े के पास में। हाँ, हर मौसम में सर्दी, गर्मी, बारिश में सभी में परेशानियां होती है। हम आते सवेरे से। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की स्पेन यात्रा के दूसरे दिन का फोकस वैश्विक कपड़ा एवं फैशन क्षेत्र के दिग्गजों से निवेश संवाद का रहा। स्पेन के गैलिसिया स्थित इंडीटेक्स मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को हरित लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रेसेबल उत्पादन हब के रूप में प्रस्तुत किया। बैठक में इंडीटेक्स समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापारिक साझेदारी और सतत विदेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक साझेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडीटेक्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की उपस्थिति से राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और हरित उत्पादन को गति मिलेगी। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश देश के शीर्ष कच्चा कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां सालाना लगभग 18 लाख बेल्स का उत्पादन होता है। राज्य में 15 से अधिक टेक्सटाइल क्लस्टर हैं। इनमें इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच जैसे केंद्र टेक्सटाइल उत्पादन में अग्रणी हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में टेक्सटाइल और गारमेंट का वार्षिक निर्यात 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें यूरोपीय संघ प्रमुख है। सीएम ने बताया कि इंडीटेक्स जैसे ब्रांड की साझेदारी से यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिससे स्थानीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। इंडीटेक्स है आज हमारी स्पेन यात्रा का दूसरा दिन है। इंडीटेक्स सिटी में आज हम आए तो ऐसे अलग अलग उद्यमियों से मिलकर के उद्योगपतियों के साथ चर्चा करते हुए इंडस्ट्रियों को देखने का भी मौका मिलेगा और खास करके गारमेंट्स के सेक्टर में बड़ी संभावना वाला ये क्षेत्र है। वैसे स्पेन में तो बहुत फूड इंडस्ट्रियों की भी बड़ी अच्छी गुंजाइश है। मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार का हमारा दौरा चल रहा है उसमें ये माइलस्टोन का दिन आज रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। समाचारों वक्त एक और छोटे से विराम का जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य न्यायाधिपति बन गए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जस्टिस संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरुवार को राजभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति श्री सचदेवा को शपथ ग्रहण के बाद पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का वाचन किया। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. पांडुना जिले के सौसा जनपद पंचायत परिसर में जिला रोजगार कार्यालय एवं कलेक्टर के निर्देश पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें SIS सिक्योरिटी कंपनी द्वारा भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई, जिसमें छिंदवाड़ा, पांडुना और बैतूल से 50 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। चयनित युवाओं ने रोजगार मिलने पर जिला प्रशासन व राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। SIS कंपनी के रिक्रूटमेंट इंस्पेक्टर अभिषेक राहंगडाले ने बताया कि उम्मीदवारों को अनूपपुर में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद उनकी नियुक्ति विभिन्न स्थानों पर की जाएगी। रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इससे क्षेत्रीय बेरोजगारी में कमी आएगी। सर, मैं बैतूल जिले से आया हूँ। हमें पता चला कि जनपद पंचायत कार्यालय सौसर में रोजगार पंजीयन हो रहा है, तो हमें पता चला तो हम आए हैं और हमने अपना पंजीयन करवाया। और हम सरकार से धन्यवाद करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देने की ये करते हैं। जिला रोजगार कार्यालय सहयोग से आज जनपद पंचायत सौसर में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया है। SIS भारत की सबसे बड़ी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली, जिसमें विभिन्न पदों पे हम अपनी जवानों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें सुरक्षा अधिकारी भी है, सुरक्षा जवान के लिए भी है और कैश डिवीजन की जो हमारी कैशमैन की गाड़ियां हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे जवानों को हम ले रहे हैं। जनपद पंचायत सौसर में कलेक्टर महोदय पांडुरना के आदेशानुसार रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें सुरक्षा जवानों की भर्ती के हिसाब से रोजगार मेला आयोजन रखा गया। इसमें 2 प्रकार की भर्तियां हैं, एक तो सुरक्षा जवान, दूसरा सुरक्षा सुपरवाइज़र। ये जो मेले का आयोजन है रोजगार कार्यालय छिंदवाड़ा के माध्यम से किया गया है और अभी तक इसमें 50 युवकों का पंजीयन किया जा चुका है। नरसिंहपुर केंद्रीय जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी कार्यशालाएं शुरू की गई हैं। कैदियों को सिलाई, प्रिंटिंग, गो कास्ट निर्माण, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग और कारपेंटिंग जैसे कार्य सिखाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और रिहाई के बाद आजीविका का साधन देने हेतु शुरू किए गए हैं। जेल अधीक्षक अजमेर सिंह ने बताया कि इन कार्यों से तैयार उत्पादों को बाजार और सरकारी संस्थानों में भेजा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गुप्ता ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे कैदी नई शुरुआत कर सकेंगे। कैदियों को इनके कार्यों का भुगतान भी मिल रहा है और वे उत्साह से इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। बाहर कोई किसी भी संस्था, जैसे अपन कोई सिलाई सीख लिया तो बाहर वो कम से कम लागत में अपनी सिलाई का काम शुरू कर सकता है। अगर कोई वेल्डिंग का कार्य सीख लिया तो कम से कम लागत में किसी वेल्डिंग का कार्य भी चला सकता है और किसी दुकान पे काम भी कर सकता है और एक अपने लिए अपने पेट पालने के लिए आश्रित, दूसरों पे आश्रित नहीं रहेगा। किस तरह के काम जेल में सिखाए जाते हैं उनको? क्या हमारे यहाँ जो सिलाई है और उसके बाद मोटर बाइंडिंग वगैरह भी हैं, तो बीच बीच में भी हमने प्रशिक्षण दिलाया हुआ है। और उसके बाद है अपना प्रिंटिंग प्रेस है और फैब्रिकेशन है, वेल्डिंग का कार्य है और कारपेंटरी का काम भी सिखाए जाते हैं। तो ऐसे काम हैं जो आदमी बाहर जा कर के उनको कहीं भी काम मिल सकता है या खुद का भी काम वो खोल सकते हैं। केंद्रीय जेल नरसिंहपुर में जिला प्रशासन द्वारा जो कार्य, तकनीकी कार्य कैदियों को सिखाया जा रहा है, फैब्रिकेशन हुआ, सिलाई हुई और आपका प्रिंटिंग हुआ, वेल्डिंग का काम हुआ, फर्नीचर का काम हुआ, बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है और जिससे कि है ना कैदियों को उनके जीवन में बहुत ही व्यवस्थित और जब ये चीज़ वो सीख के बाहर आएंगे तो एक अपने आत्मनिर्भर बन के आएंगे, जिससे कि उनके परिवार का
पालन पोषण भी भरण पोषण वो अच्छे से कर सकते हैं। पानी की रिएक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, लिफाफे बनते हैं यहाँ पे। तो मशीन जल प्रशासन की है? जी, जल प्रशासन की भी बनती है, नाले भी बनते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम में इस मानसून पहली बार गेट खोले गए हैं। भोपाल, रायसेन और विदिशा में लगातार हो रही बारिश के कारण डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अशोकनगर जिले में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डैम प्रशासन ने 18 में से 8 गेट खोले, जबकि देर शाम तक और गेट खोले जाने की संभावना जताई गई है। डैम से निकलते तेज बहाव का दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। नीचे माता टीला में पानी जा रहा है, उससे अभी इतने पानी से कोई मतलब फ्लड वाला वो पैदा नहीं होती समस्या। तो पानी करीब हमारा 2 लाख बढ़ा था 1-2 घंटे, लेकिन वो कम हो गया। कल दोपहर में बढ़ा था, एक रीडिंग आई थी 2 लाख क्यूसेक की, इसके बाद फिर कम हो गया, 90,000 करीब आ रहा है, जिसमें से 74,000 हम लोग निकाल रहे हैं। पानी बढ़ रहा है, शाम तक जो है और गेट खुले जाएंगे। पानी बढ़ रहा है क्योंकि जो है 1,96,000 लगभग उससे जो है इनफ्लो आ रहा है, तो अभी पानी बढ़ेगा तो गेट और खोले जाएंगे। अपना बाद में पानी जो है रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, गंज बसौदा, सिमरी खेड़ा सब वहाँ का जो है पूरा जो है पानी आता है और जो है यहाँ इकट्ठा होता है, तो फिर जिस हिसाब से फ्लो आता है उस हिसाब से जो है हम लोग जो है पानी डिस्चार्ज करते हैं यहाँ से। इंदौर के शिवाजी राव कदम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने बुधवार को स्वस्थ भारत सफल भारत थीम पर मिलेट क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य मेगा इवेंट का आयोजन किया। आयोजन का उद्देश्य मिलेट क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जो देश में स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में योगदान देगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदौर सांसद शंकर लालवानी थे। इस अवसर पर सांसद लालवानी ने मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि भारत सरकार पारंपरिक खाद्य सामग्री यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि मिलेट के उपयोग से व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से बच सकता है और स्वस्थ जीवन जी सकता है। आज भारत की इस पारंपरिक खाद्य शैली यानी मिलेट को अन्य के देश अपना रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसे सांसद श्री लालवानी ने अवलोकन किया। SKITM की ओर से सांसद शंकर लालवानी ने मिलेट से तैयार व्यंजन प्रतियोगिता में अव्वल रहे और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया मिलेट्स के लिए। देखिए, पुराने समय हमारे जो पूर्वज थे वो मिलेट खाते थे, लेकिन कालांतर में हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई और मिलेट का सेवन कम हुआ और हम देख रहे हैं किस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है। तो ओबेसिटी हो, शुगर हो, बीपी हो, अगर हमें ये सब मेंटेन करना है तो हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा और मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद देश भर में अब मिलेट्स का चलन बढ़ा है, ग्रामीण में भी और शहरी क्षेत्र में भी। ग्रामीण में तो वैसे भी खाते थे, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में छूट गया था, वो है आम लोग हम देख रहे हैं घर में मिलेट्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट में मिलेट्स शुरू हुआ है, इवन 5 स्टार 7 स्टार में भी मिलेट्स शुरू हुआ है। तो अब प्रधानमंत्री जी आह्वान के बाद लोग अवेयर हुए हैं लाइफस्टाइल को लेकर, अवेयरनेस को लेकर। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मिलेट्स का है। यहाँ पे कंपटीशन में भाग लिया। जो मिलेट्स हैं, जो मिलेट्स हमारे कितने हेल्दी होते हैं, जिसके लिए मोदी जी ने भी मुहिम चलाई है। तो हमारा केसरिया ग्रुप भी मिलेट्स के जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम हमारे ग्रुप के द्वारा भी सब लोगों को हम लोग कर रहे हैं। मिलेट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे फ्रूट क्रॉप्स में। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक प्रायोरिटी है। मिलेट की जो क्रॉप है वो 70% लेस पानी लेती है और 40% लेस एनर्जी लेती है वीट के मुकाबले। तो इसीलिए ये हमारे देश का एक बड़ी प्रायोरिटी है कि हम मिलेट का प्रमोशन करें और इसको अडॉप्ट करें। इसमें साथ में मिलेट का जो ग्रेन होता है वो रिच इन फाइबर होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, इसलिए ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ के और हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। धार जिला पत्रकार संघ ने स्थानीय कॉलेज में शब्द समागम 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश के पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।
कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र एवं प्रेरणा पुंज पत्रकारों के चित्रों पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर शब्द समागम 2025 का शुभारंभ किया। धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से धार जिला पत्रकार संघ द्वारा मूर्धन्य पत्रकार स्वर्गीय श्री राजेंद्र माथुर, स्वर्गीय श्री कृष्णलाल शर्मा और स्वर्गीय श्री अरविंद काशिप की स्मृति में शब्द समागम समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के पत्रकारों के लिए बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाता है एवं स्मारकाधार की धड़कन का विमोचन किया जाता है। इस वर्ष 800 से अधिक पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी प्रदान की गई एवं स्मारकाधार की धड़कन का विमोचन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पत्रकारिता पर हमेशा संकट रहा है, लेकिन ये उनकी नियति है, ये राह उन्होंने स्वयं चुनी है। पत्रकारों को सत्य और सिद्धांत पर अडिग रहना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता कर रही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने अध्यक्षीय भाषण में के नेतृत्व में देश में 11 साल में काफी विकास हुआ है। धार जिला भी इसमें शामिल है। धार जिले के पत्रकार काफी सजग हैं। काम सिर्फ भाटगिरी करना रह गया। विश्वास का संकट अगर पत्रकारिता के सामने है तो विश्वास का संकट हमारे सामने है, लेकिन ये सच्चाई है कि विश्वास का संकट है। पत्रकारिता सदैव संघर्ष करती रही। ऐसा कोई कालखंड नहीं है जहां पर पत्रकारिता ने संघर्ष ना किया हो, क्योंकि आपकी नियति ही है। जिसके खिलाफ आपको लिखना है वो सबसे सामर्थ्यवान व्यक्ति है। आप सिर्फ सत्तावंत लोग मत कहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना संबंधी फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि योजना की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अफसर होगा। उन्होंने बताया कि इसी महीने में तय कर दिया जाएगा कि इस योजना में कौन कौन से जिले शामिल होंगे। इसके साथ ही नोडल अधिकारी भी तय कर लिए जाएंगे। अगस्त में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि चयनित जिले में 11 विभागों की विभिन्न योजनाओं को परिवर्तन के माध्यम से पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि न केवल केंद्र बल्कि राज्य सरकार की योजनाओं को भी समन्वय करके लागू किया जाएगा। फसल सघनता कम है और जहां केसीसी पर किसान को लोन बहुत कम लेते हैं, ऐसे जिलों को हम चिन्हित करेंगे इन 3 आधारों पर, और उन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। न केवल केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाएं भी जो है उनको भी कन्वर्जेंस करके वहां पूरी क्षमता से लागू करेंगे। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे, और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे इन आधार पर। लेकिन कम से कम हर राज्य का एक जिला जरूर होगा। इसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है। हर जिले के लिए एक नोडल अफसर दिल्ली से किसी विभाग का और बाकी विभागों के तय होंगे। इसी जुलाई के महीने में कौन से जिले होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश के 8 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। स्वच्छता सुपर लीग में इंदौर टॉप पर। भोपाल ने स्वच्छता के प्रेसिडेंसी पुरस्कार में पाया दूसरा स्थान। स्पेन के गैलिसिया स्थित इंडीटेक्स मुख्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हुए शामिल। मध्य प्रदेश को हरित लागत प्रतिस्पर्धी और ट्रेसेबल उत्पादन हब के रूप में किया प्रस्तुत। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा बने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधिपति। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने न्यायमूर्ति श्री सचदेवा को मुख्य न्यायाधिपति की दिलाई शपथ। नरसिंहपुर सेंट्रल जेल में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने तकनीकी कार्यशालाएं की गई शुरू। सिलाई, फैब्रिकेशन, कारपेंटिंग सहित विभिन्न कार्यों का दिया जा रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण। और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित। राज्य की नदियां उफान पर, कई बांधों के खोले गए गेट।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन नया सवेरा देखिए सुबह ठीक 7 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।